आसमान से किसान भी मुस्काए, यहाँ बिजली से हर घर जगमगाए, विकास की प्रवाह में मन हर्षाए। शिक्षा है, रोजगार है, विकास की बयार है, सड़क है, अस्पताल है, चाहे खुशियों की बहार है। बिना संगीत के ही थिरके है पाँव, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा, है स्वर्ग से सुंदर गाँव गिरा, सुखी संपन्न है अपना गाँव गिरा। किसान भाई बहनों, जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन अग्रवाल। कृषि आपका मुख्य पेशा है, लेकिन कृषि के साथ साथ आप अन्य कई व्यवसाय करते हैं जिससे आपकी आमदनी दुगनी हो, आपकी आय बढ़ी और आपके परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से हो सके और आपका परिवार खुशहाल हो। आप खासकर कृषि के साथ साथ गोपालन अवश्य करते हैं। गोपालन के फायदे तो आप जानते ही हैं कि सबसे पहले तो हमें इसका दूध उत्पादन मिलता है और साथ ही साथ गोबर और गोमूत्र, इसका भी बहुत ज़्यादा महत्व है। गोबर और गोमूत्र को सड़ाने के बाद इसका इस्तेमाल खेतों में खेती के लिए किया जाता है, जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, चाहे किसी भी प्रकार की खेती आप क्यों नहीं कर रहे हों। लेकिन गोपालन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें एक कहा जाए तो कई प्रकार की गंभीर रोग और बीमारियां हो जाया करती हैं, जिसमें खुरपका, मुंह पका शामिल है। तो आइए आज हम आपको पशुओं में होने वाले खुरपका, मुंह पका रोग, बीमारियां और इसके निदान के बारे में जानकारी करवाते हैं। जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर M.K. गुप्ता, जो विश्वविद्यालय प्राध्यापक सह विभागाध्यक्ष हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची के पशु चिकित्सा महाविद्यालय कांके रांची में। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सभी दर्शकों को जोहार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाई बहनों को, पशुपालकों को ये बताएं कि खुरपका और मुंह पका का क्या कारण है, इस बीमारी का होने का क्या कारण है? जी, ये जो खुरपका, मुंह पका रोग है, ये एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण रोग है जो हमारे झारखंड राज्य में अक्सर 1-2 साल के बाद में पूरे राज्य में जो यहाँ के गाय हैं उससे प्रभावित होते हैं, गोवंशीय गाय जो होते हैं। तो इसका जो कारण है वो जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रोग होता है वो एक विषाणु जनित रोग है, और विषाणु मतलब होता है वायरस। तो अगर आप देखें तो जो रोग उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु होते हैं उसमें तो एक तो कृमि रोग होता है, जो पैरासाइट हम कहते हैं, वो बाहर से दिखता है, काफ़ी बड़ा होता है, आँखों से दिखता है। दूसरा जीवाणु होता है जिसे हम माइक्रोस्कोप के मदद से देख सकते हैं। ऐसे आप खाली आँखों से तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और ये जो विषाणु होता है इसे आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते हैं, ये इतना सूक्ष्म होता है। तो तीनों में सूक्ष्मतम जो कीटाणु है वो विषाणु ही माना जाता है, और ये हमेशा सेल के अंदर जीता है और वहाँ पे छत पहुँचाता है। तो जो खुरपका, मुंह पका रोग है, इसका जो विषाणु है उसे हम पाइकोरना वायरस कहते हैं। वो वायरसों में भी सबसे छोटा वायरस है, और इस पे कंट्रोल करना, इससे बचाव करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये जो विषाणु है यही इस रोग का मुख्य कारण है, विषाणु जनित है ये रोग। और इसकी पहचान अधिक होना हो तो कैसे किया जाए? विषाणु की पहचान? जी, विषाणु की पहचान आप आंखों से नहीं कर सकते। इसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और बड़ा प्रयोगशाला आपको चाहिए जहां पर वो कर सकते हैं, जिसका कि जो सबसे बड़ा केंद्र हमारे देश में इस विषाणु को पर अध्ययन करने का है वो अरुगुल भुवनेश्वर में है, जिसको हम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज़ कहते हैं। और वो केवल भारत का ही नहीं, वो एशिया का सबसे बड़ा प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है। पर इसकी जांच होती है। जी हाँ, उसमें करोड़ों करोड़ रुपए का उसमें जो है इक्विपमेंट लगाया गया है। और वो बहुत सूक्ष्म लेवल तक जा कर के इस रोग के बारे में वहाँ पे अध्ययन होता है और शोध होता है। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, अब आप हमारे झारखंड के किसान भाई बहनों को ये बताएं कि इस रोग का
वर्तमान में झारखंड में क्या स्थिति है? जी हाँ, हम ये जानना ज़रूरी है कि क्या ये रोग हमारे राज्य में है कि नहीं है। तो मैं ज़रूर ये बताऊंगा कि इस रोग का प्रकोप हमारे राज्य में काफ़ी ज़्यादा है और हर हमारे किसान भाई जानते होंगे ज़रूर कि हर साल 2 साल में ये एक साइकिल की तरह आता है, चक्र की तरह आता है और वो इस तेज़ी से बढ़ता है कि एक गोहाल में पूरे गाय को करीब करीब उसमें संक्रमित कर देता है और वहाँ से दूसरे में, तो इसको आउटब्रेक जो कहते हैं ना, उस फॉर्म में ये उस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये हमारे राज्य में पूरे, अगर हम देश की बात करें तो 7वें स्थान पर आता है हमारा राज्य। अगर संख्या की बात करें कि कितने जानवर हमारे यहाँ संक्रमित होते हैं तो उसमें ये 7वें स्थान पे आता है। इतना महत्वपूर्ण है ये रोग हमारे राज्य के लिए। अब ये भी जानना जरूरी है डॉक्टर साहब कि खुरपका और मुंहपका जो रोग है जी, किन किन पशुओं में ज़्यादा होता है? जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये जो रोग होता है मुख्यतः हम कहते हैं क्लोवन फुटेड, जिनका विभाजित खुर होता है ना, जैसे घोड़ा का खुर विभाजित नहीं होता है तो उनमें एफएमडी नहीं होता है। लेकिन जितने जानवर, चाहे वो पालतू हों या वो जंगली जानवर हों, गोवंशीय, उनमें जिनके खुर बटे हुए रहते हैं उनमें होता है। 2 हिस्से में, हाँ, 2 हिस्से में, 2 में, 4 में, 5 में, हाँ, अच्छा। बटे हुए खुर वाले। तो उसमें अगर हम पालतू जानवरों की बात करें तो सबसे मुख्य हमारे गोवंशीय जानवर हैं, गाय हैं। फिर ये भैंसों में भी होता है, बकरियों में होता है, भेड़ में होता है, सूअर में भी होता है। ये तो हो गए हमारे जो पालतू जानवर हैं। इसके अलावा जो जंगली जानवर होते हैं उसमें हाथियों में ही होता है, उनका भी खुर बटा हुआ रहता है। जी। हिरन, ऊंट, इन सब में ये बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, अब बात यह है कि ये जो वायरस आपने शुरू में कहा था, ये वायरस रोग है जी, और एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है जी। तो संक्रमित पशुओं से यह बीमारी दूसरे पशुओं में किस प्रकार फैलता है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि इसी माध्यम से आप फिर बचाव का भी कार्यक्रम करते हैं। तो ये जो संक्रमित हो जाते हैं जानवर, तो इनके मुंह से लार निकलना शुरू होता है। अच्छा, है ना। और ये जब दाना में जाएंगे, दाना खाएंगे तो पानी संक्रमित हो जाता है, चारा संक्रमित हो जाता है। फिर ये चरने जाते हैं तो जो वहाँ का जो वातावरण है वो संक्रमित हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वायरस हवा के द्वारा भी दूसरे जानवरों को संक्रमित करता है। तो आप देखिए जो संक्रमित होने वाले जानवर हैं उनमें 2 ग्रुप है। एक तो जो गोवंशीय जानवर हो गए और एक सूअर हो गया। तो जो हमारा जो गोवंशीय प्राणी हैं, गाय है, बैल है, बकरी है, इनमें ये सांस के द्वारा मुंह के अंदर जाता है, शरीर के अंदर जाता है। जबकि सूअर में ये खाने से जाता है। ये दोनों में एक भेद है कि सूअर में ये सांस से ना जा करके खाने के द्वारा पेट में जाता है और वहाँ से फिर ये फैल करके, और दोनों ही परिस्थिति में वो गले के कोशिकाओं में आकर के रुक जाता है। वहाँ पे वो 5-6 साल तक रुका रह सकता है। इतनी उसमें क्षमता है। डॉक्टर साहब, ये जो मुँह पका खुरपका जो रोग है, जी हाँ, ये सच कहा जाए तो कई पशुओं का आपने नाम बताया जी, पालतू पशु सहित जंगली पशुओं तक का आपने नाम बताया, और करीब करीब सभी पशुओं में जी खुरपका मुंहपका रोग होता है। ऐसा नहीं? विभाजित खुर वाले, जी, विभाजित खुर वाले। इससे मतलब चाहे वो जंगली पशु हों चाहे पालतू पशु हों, लगता है कि हर 2 साल में जो आपने चक्र बताया चलता रहता है, इससे कोई अछूता नहीं है और ये बहुत ही कष्ट देने वाला बीमारी जी। और ख़ासकर हम ये कह सकते हैं कि जो दुधारू पशु हैं, गाय हैं, भैंस हैं, बकरी हैं, इनको यदि ये बीमारी हो जाए तो सचमुच कहा जाए तो पशुपालकों को, किसानों को, गोपालकों को बहुत ज़्यादा आर्थिक क्षति होती है, आर्थिक नुकसान होता है। क्योंकि निश्चित रूप से ये हम बार बार कह सकते हैं कि यदि आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी इंसान के पैर में छोटा सा कांटा गड़ जाए या किसी व्यक्ति के मुंह पे छोटा छाला हो जाता है तो आप खुद बताइए कि क्या स्थिति होती है। बहुत तकलीफ होती है। जी बताइए। आदमी चल नहीं सकता है, मुंह से खाना नहीं खा सकता है। तो कुछ इसी तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है खुरपका मुंहपका रोग में। और आपको मतलब आप खुद महसूस कर सकते हैं, छोटा सा छाला होता है तो हमारा खाना कितना मुश्किल हो जाता है, दूभर हो जाता है। उसके तो मुंह में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं। और ये जो संक्रमण होता है वो मुंह को और खुर को सबसे ज़्यादा
अफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है। तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े छाले, आदमी को तो छोटा सा छाला होता है, इसमें जीभ के ऊपर में ऐसा अगर थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो पूरा जीभ का ऊपर का कोशिका जो है वो बाहर निकल आएगा। या उसके जो मसूड़े होते हैं उसमें घाव बन जाएंगे, बड़े बड़े घाव बन जाते हैं। और इतनी तकलीफ़ होती है हमारे पशुओं को कि वो कुछ खा नहीं पाते हैं और मुंह से लगातार लार निकलना शुरू होता है। जब आप घोट नहीं पाइएगा तो मुंह से बाहर निकलने लगेगा। तो आप देखिएगा कि उसके मुंह से लार बराबर गिरता रहता है और वो खा नहीं पाते हैं। अगर उन्होंने गलती से खा भी लिया, खाने में उनके क्या रहता है, पुआल रहता है, वो बड़ा कड़ा होता है, पुआल होता है, कुट्टी होता है, दाना होता है, तो वो उसको चबा नहीं सकता, डैमेज कर देता है। तो जो उसमें फफोले पड़ते हैं वो टूट जाते हैं और अंदर में आपको गुलाबी रंग का उसका जो सॉफ्ट कोशिका है जो और भी ज़्यादा दर्द उत्पन्न करता है, उसके वजह से जानवर बहुत व्यथित और एक स्ट्रेस में आ जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल विचलित हो जाता है। जी, विचलित हो जाता है। और ये बात केवल मुंह पे नहीं रुकती है। अब आप देखिए उसके खुर में भी ये लक्षण आ जाते हैं। खुर के बारे में बता दीजिए। जी हाँ, खुर जो होता है उसमें आप देखिए हमारा जो नखून होता है और ये जो चमड़ा है, इन दोनों का जो जंक्शन है ना, जोड़ है, वहाँ से लक्षण होता है। वो केवल चमड़ा में नहीं होता है, उस जोड़ से बीमारी शुरू होती है। क्योंकि ये जो वायरस है वो एपिथेलियल सेल, कोशिक जो कोशिका है, जो सतही कोशिका है, उसको ये डैमेज करता है और वहाँ के सेल को तोड़ करके और वो घाव बढ़ता है और दोनों खुर के बीच में चला जाता है। खुर अपना जोड़ जो है वो छोड़ देता है और उसके अंदर फिर आप देखिए अगर मक्खी वगैरह बैठ गई तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा और उसमें से खून भी निकलने लगता है। तो बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाता है। मुंह भी डैमेज, पैर भी डैमेज, दोनों ही क्षत हो जाते हैं और उसके चलते गाय को चलने में लंगड़ापन आता है, वो चलना छोड़ देता है। तेज़ बुखार उसको आ जाता है, उसके चलते वो खाना छोड़ देती है क्योंकि मुंह से खा नहीं पाती है, पागुर उसका बंद हो जाएगा। स्वाभाविक है, जब उसको बुखार रहेगा और मुंह से वो खा नहीं पाएगी तो हर तंत्र उसका खराब होने लगता है और दूध तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। दूध का उत्पादन, हाँ, दूध का उत्पादन बिल्कुल, अगर वो 10 किलो दे रही है तो 1 किलो 2 किलो या बिल्कुल सूख भी जाएगी, सूख जाता है। ऐसा भी हो सकता है। तो ये, और इसके अलावा अगर वो गाभिन है तो वो बच्चा जो है वो फेंक सकती है गाय। अच्छा, ये भी बच्चा गिर सकता है। हाँ, ये भी उसमें एक कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इसीलिए ये जो क्षत होते हैं वो बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं और उसके चलते गाय बहुत ही विचलित रहती है। उसका जितना जल्दी हम निवारण कर लें वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर साहब, कितना उसको आराम दे सकें। आप देख रहे हैं कि खुरपका मुंहपका एक खासकर दुधारू पशु के लिए कितना कष्टकारक है। बहुत कष्टकारक। यदि दुधारू पशु है तो वो आहार नहीं ले पाएगी जी, आहार नहीं ले पाएगी तो उसका दूध उत्पादन बंद हो जाएगा। पैर में यदि घाव हो गया, उसमें कीड़े पड़ गए तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि खड़ा उठना बैठना उसका बंद हो जाएगा। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो उसकी जो सामान्य प्रक्रिया है खाने की, उठने की, बैठने की, और जब भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर गोबर भी बंद हो जाएगा, गोमूत्र भी बंद हो जाएगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि किसानों को लगातार इससे आर्थिक नुकसान बढ़ता जाएगा। एक बात और बताइए डॉक्टर साहब जी, जब खुरपका जब होता है उस समय स्थिति बहुत ही भयावह होती है, जो हमने आँख से देखा है। गाय को, पशु को चारों पैर बांध करके, गिरा करके उसके खुर से देखा जाता है कि कीड़े निकाले जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ, और थोड़ा मक्खी जो परेशान करती है, इससे भी कैसे बचाव किया जाए, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है क्योंकि ये एक बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसको हम लोग कहेंगे। ये जो ओरिजिनल बीमारी है वो नहीं है, ये अलग से बीमारी एक उत्पन्न हो जाती है क्योंकि ओरिजिनल तो वहाँ पे डैमेज कर दिया। अब मक्खियाँ तो सर्वव्यापी हैं, उनसे पार पाना तो बहुत मुश्किल है और वो बहुत स्वाभाविक रूप से वहाँ आकर के बैठेंगी और वहाँ पे अपना अंडा देंगी। डंक मारती हैं। डंक तो अलग हो गया, वहाँ पे वो अंडा देती हैं। अंडा भी दे देती आप देखिएगा एक के ऊपर एक सैकड़ों हजारों अंडा वहाँ दे देंगी। अच्छा। उसमें से लार्वा निकलता है। हाँ। और वो घुस जाता है टिश्यू के अंदर में। अच्छा। और आपको बाहर से नहीं दिखेगा। 5 दिन के बाद वो जो जोड़ है वो फूल जाएगा और जब उसके अंदर आप झाँकेंगे तो अंदर में कीड़ा जो है वो घूमता हुआ, चलता हुआ नजर आएगा। उसको हम मैगोट कहते हैं, मैगोटिज्म कहते हैं। ये एक कॉम्प्लिकेशन है घाव का। किसी भी घाव को अगर आप खुला छोड़ेंगे और मक्खी बैठ गई तो मैगोट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा घाव। जो घाव बड़ा हो जाएगा और उसको फिर आपको फिजिकली निकालना पड़ेगा क्योंकि उसको ऐसा नहीं कोई इंजेक्शन दीजिएगा और वो ठीक हो जाएगा। तो वहाँ पे तारपीन का तेल डाल के, चाहे किरासन तेल डाल के, फिनाइल भी देखा गया, फिनाइल भी देखा गया, बट वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है।
तो ये सारी इरिटेंट डालने से वो तुरंत बिलबिला करके बाहर निकलने लगते हैं, और फिर आप फोर्सेप्स से भी डॉक्टर को बुलाएंगे तो वो निकाला जाता है जी। हर एक, जब तक वो पूरी तरह से नहीं निकालेंगे अंदर में उसको तकलीफ पहुंचाता रहेगा। आप ही सोचिए कोशिका के अंदर में अगर वो लार्वा चल रहा है तो कितनी तकलीफ होती होगी, बिलबिला रहा है, आप देखिए वो पैर झाड़ता रहता है, जानवर बिलबिलाता है, काटता है, कितना उसको परेशानी होती होगी जी। ये तो वो पशु समझ सकता है, हमें भी समझना चाहिए और उसका जल्दी निवारण करना चाहिए। बिल्कुल, एकदम जितना जल्दी हो सके उसका इलाज करना चाहिए, बहुत जरूरी। डॉक्टर साहब, एक बात और सामने आती है मक्खी के बारे में। जब मक्खी काटती है, डंक चुभाती है वहाँ पर घाव पर, तो गाय या पशु जो भी है बहुत ज़्यादा परेशानी उसको झेलना पड़ता है। जी। अब ये बताइए कि जब इस तरह से मक्खी उस पर डंक चुभाए, काटे, तो उसके बचाव के लिए किसान भाइयों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि कम से कम उसको मक्खी काटने से निजात मिले? देखिए, हम उसको कम कर सकते हैं, और सबसे सरल उपाय तो ये है कि हमारे झारखंड में करंज तेल बहुत मिलता है। करंज तेल को अगर आप वहाँ पे लगाते हैं तो वहाँ पे मक्खियाँ नहीं बैठती, क्योंकि वो कड़वा होता है और वो रिपेलेंट होता है, मक्खियों को भगाता है। एक तो आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, अगल बगल का जितना आप पानी का जमाव है, गोबर का जमाव, उसको सफाई करके रखेंगे तो मक्खियाँ स्वाभाविक रूप से कम आएंगी। और तीसरी, आयुर्वेदिक जो एलोपैथिक दवाएं हैं, हीमैक्स वगैरह या और भी जो दवाएं हैं जो मक्खियों को भगाती हैं, उस घाव को पूरा ढक करके रखिए जी, है ना, दवा से। तो मक्खियाँ बैठेंगी भी, तो अगर वो अंडा देंगी तो वो जो दवाई है वो लार्वा को मार देगा। बिल्कुल, तो उससे बच सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बचा जा सकता है। और कोशिश यदि करें कि यदि उस पर पट्टी चढ़ा दिया जाए जी, कपड़े का पट्टी जो आता है, बैंडेज, उसको भी बांध देने से कम कुछ तो राहत मिलेगा। इसके उपचार में ही आता है कि जहाँ पे घाव है, चाहे वो मुंह का है चाहे वो पैर का है, आपको उसको सुबह दोपहर शाम साफ़ करना है, और उसमें आपको पोटाश का पानी, फिटकरी, इन सब से साफ़ करके और मलहम लगा के उसको पूरी तरह से ढक करके रखना है। मुंह में भी आप बोरोग्लिसरीन वगैरह लगाते हैं जिससे कि उसके दर्द को कम हो, वो उसमें थोड़ा सा मिठास भी रहता है तो वो कुछ खा भी पाएगी अगर आप उसमें बोरोग्लिसरीन लगाते हैं। तो इन सब उपायों से जानवर को आप बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, आप उसको अवॉइड करेंगे तो नहीं होगा, उससे भागिए नहीं, उससे जूझना पड़ेगा। 3 दिन उसकी पूरी सेवा शुश्रूषा करनी पड़ेगी आपको, ताकि उसको तकलीफ ना हो। आप खुद महसूस करेंगे तो आप रह नहीं पाएंगे उसकी सेवा किए बिना। बिल्कुल सही कहा। तो उसको दिन में 3 से 4 बार उस घाव को पोंछिए, उसको सुखाइए, उसमें मलहम लगाइए, गीले जगह पे मत बांधिए, दूसरे जिनको संक्रमण नहीं हुआ उनसे अलग रखिए। ये सब बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस बीमारी को रोकने में। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि खुरपका मुंहपका कितनी गंभीर बीमारी है, खासकर दुधारू पशुओं के लिए। यदि अच्छी खासी दूध देने वाली गायों में इस तरह की बीमारी हो जाए तो आप देख सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया कि पूरा का पूरा दूध उसका सूख सकता है, और गाय इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि उसका खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना सब बंद हो जाएगा, और अंततः वह मौत के मुंह में जा सकती है। क्योंकि जिस तरह की यह बीमारी है, यदि भोजन आहार बंद हो जाए, उठना बैठना बंद हो जाए, तब तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, यदि पशुओं में इस तरह की बीमारी हो तो बिल्कुल इसका नियमित रूप से ध्यान रखना है। ये नहीं कि एक बार देख लिए, दवाई लगा दिए, उसके बाद फिर आप उसको छोड़ दिए। एकदम नियमित रूप से 2-3 दिन तक इसका उपचार करिए, इसका देखभाल कीजिए, क्योंकि एक एक गाय की कीमत आजकल 1-1 लाख रुपया होती है डॉक्टर साहब। तो वो आपका पशुधन है, बिल्कुल, उसको आपको बचा के रखना है। डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइए कि संक्रमित पशु जो होते हैं उसमें इसके क्या लक्षण देखे जाते हैं? लक्षण तो अभी हम लोगों ने जो चर्चा की, उसमें लक्षण जो मुख्यतः हमें मुंह में लक्षण मिलता है जी, और पैर में लक्षण मिलता है। तो मुंह में जो छत होते हैं वो, उसको हम अल्सर कहते हैं। पहले वेसिकल बनता है, मतलब फफोला बनेगा, और फफोला जब टूटेगा तो वो ज़्यादा तकलीफ हो जाता है, क्योंकि उसके बाद अंदर की जो सॉफ्ट कोशिकाएं हैं उसमें कुछ भी लगने से दर्द होता है जी। तो सबसे पहला लक्षण ये आता है कि तेज़ बुखार आएगा, और फिर मुंह और पैर में उसके लीजन या छत बनना जिसको कहते हैं, वो लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। घाव हो जाएगा मुंह में, जीभ में, मुंह से लार गिरना शुरू होगा, और पैर में भी उसी तरह से घाव बनना, जो खुर और चमड़े के बीच का जो जगह है वहाँ से घाव बनना शुरू होता है, और वो विभत्स होते होते वो पूरे खुर को डैमेज कर सकता है। और जैसा हम लोगों ने चर्चा की कि उसमें मैगट भी पड़ सकता है मक्खी के चलते। तो ये मुख्य लक्षण हैं।
खुरपका मुंह पका रोग के। किसान भाइयों, आप इस बात पर बिल्कुल ध्यान रखिए, क्योंकि थोड़ा सा भी यदि आपको ऐसा लक्षण पशुओं में दिखे, खासकर दुधारू पशु में, तो किसी तरह की कोई लापरवाही कोताही नहीं बरतनी है, तुरंत उसका इलाज करना है। डॉक्टर साहब, अमूमन ये ज़्यादा देखा गया है कि जो बछड़े होते हैं जी, इस बीमारी से ज़्यादा उनकी मौत होती है, इसका क्या कारण है? ये देखिए, आपने ये सही पॉइंट आउट किया कि बछड़ों में मौत हो जाती है और बड़े जानवरों में मौत उतनी नहीं होती है। अच्छा अच्छा। अगर हम बिल्कुल ही केयरलेस हो जाएंगे और उसमें जो कॉम्प्लिकेशन से बढ़ते जाएंगे तो फिर मौत होने का चांस रहता है। लेकिन देखिए, वायरस जो होता है ना, ये एक खुद को रोकने वाली बीमारी, तो इसको सेल्फ लिमिटिंग कहते हैं कि वो 4 से 5 दिन के अंदर में वायरस को ख़त्म हो जाना है, आप दवा दें चाहे नहीं दें। लेकिन उससे जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके चलते प्रॉब्लम आता है। तो जो बच्चों में, जो बछड़ों में जो रोग होता है वो दूध पीने से होता है, माँ से संक्रमित दूध हो चाहे हवा से उसने ले लिया। और इसमें मौत इसलिए होती है कि ये वायरस सीधा हृदय को डैमेज करता है, वहाँ पे मायोकार्डाइटिस कहते हैं, सूजन कर देता है हृदय में, और उसके चलते अचानक बछड़ा मर जाएगा। तो इसमें सबसे मुख्य बात यह है कि जैसे ही खुरपका मुँह पका रोग आया आपके फार्म में, तो आपको जितने बछड़े हैं सबको अलग करना होगा, कर देना और जो हेल्दी गाय है उसका दूध पिलाइए। संक्रमित गाय उसकी माँ भी हो तो उसका दूध उस बछड़े को ना पिलाएं, क्योंकि वैसा करने से आप समझिए कि उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। सही कहा आपने डॉक्टर साहब। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है, नहीं तो आप जानते हैं अगर बाछी है तो वो 1 लाख रुपए की बाछी 2 साल के अंदर में आपकी हो जाएगी, और वो बहुत बहुत भारी आर्थिक नुकसान होती है। तो इसीलिए बछड़ों को बहुत केयर लेने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब, पशुओं में इस बीमारी के लक्षण पाए जाने पर पशुपालकों को क्या क्या करना चाहिए? जी हाँ, जब एक बार बीमारी आ गई और आप देख रहे हैं कि मुंह से लार गिर रहा है, मुंह में छाला हो गया है, पैर में घाव हो गया है, तो वैसी स्थिति में मेरा तो ये मानना है कि आपको पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए। और पशु चिकित्सक हमेशा तो नहीं बैठा रहेगा, जब तक वो नहीं आते हैं तो आप उससे पहले उस घाव को रोज़ सुबह दोपहर शाम आपको फिटकरी से और पोटाश के पानी से धोना है, और पैर को भी धोना है, साफ़ रखना है, मुंह में बोरोग्लिसरीन लगाना है, पैर में जख्म भरने वाला दवा आपको लगाना है। और पशु चिकित्सक को बुलाने से ये फ़ायदा होगा कि वो एंटीबायोटिक का टीका लगाएंगे, जिससे कि जो दूसरे संक्रमण होने के चांस रहते हैं, क्योंकि जब एक बार आपका बॉडी डैमेज हो गया तो बाहर से बैक्टीरिया और दूसरे जितने वहाँ पे जो कीटाणु हैं वो उसके अंदर घुस सकते हैं, शरीर के अंदर में बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक इसलिए देते हैं कि कोई जीवाणु जनित रोग ना हो जाए, उसमें कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करने से, और 3 से 5 दिन तक अगर आप बचाएंगे तो इन सब दवाओं से वायरस नहीं जाता है। इस बात को आप समझिए, वायरस जाता है अपने ही कारण, उसको इंटरफेरॉन कहते हैं, जो शरीर बनाता है वायरस के संक्रमण होने के बाद जी, और वही वायरस को मारता है। जानवर का शरीर वायरस को मारेगा, लेकिन उसमें 3 से 5 दिन लगेंगे। उस बीच में आपको बचा करके रखना है। उसी लिए ये सारे उपाय किए जाते हैं, चाहे वो फिटकरी का पानी हो, चाहे पोटाश का पानी हो, चाहे एंटीबायोटिक हो, वायरस को वो नहीं मारता है। जी डॉक्टर साहब, पशुओं में इस तरह की यदि बीमारी हो जाए जी, तो क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर इस तरह की बीमारी हो जाती है तो आप जानते हैं कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है। तो वैसे स्थिति में आपको अपने जानवर को जो बीमार हो गया उसको आइसोलेशन में डालना है, एकांतवास में डालना है। दूसरे जानवरों से उसका संपर्क नहीं होना चाहिए। जैसे आपके पास 10 गाय हैं और 2 गाय को बीमारी हो गई तो आप उसको दूसरे कमरे में बांधिए, अलग कर देना चाहिए, अलग कीजिए। और जो हेल्दी स्वस्थ गाय हैं उनको पहले आप दाना पानी दीजिए, उनका सेवा पहले कीजिए, बीमार गाय को लास्ट में दीजिए। और जब आप बीमार गाय को दे देते हैं खाना पानी दाना, जो भी आपको सेवा करना है, उसके बाद खुद को आप धोइए, हाथ को अच्छे से धोइए, साबुन से धोइए, हाँ। कपड़ों को बदल दीजिए, क्योंकि उसमें अब वायरस आ गया और उसके चलते फिर वो अच्छे गाय को, स्वस्थ गाय को भी संक्रमित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। बाहर के आदमी को आप कभी भी अपने गुहाल में मत आने दीजिए, और ये भी ध्यान रखिए कि आप भी दूसरे के गुहाल में ना जाए, क्योंकि आपके द्वारा भी वायरस दूसरे गुहाल में जा सकता है। तो ये आपका एक तरह से समझिए कि जिम्मेदारी है समाज के प्रति कि आपके यहाँ अगर इन्फेक्शन हो गया है तो आप दूसरों के घर में जहाँ गाय है वहाँ ना जाएं, जाने भी मत दीजिए, आने भी मत दीजिए। हाँ। दोनों बातें आपको ध्यान रखना जी। डॉक्टर M.K. गुप्ता जी, अब आप ये बताइए कि इस बीमारी का अभी तक किसी भी तरह का नियंत्रित करने का उपाय कैसे नहीं किया जा पाया है? नहीं, उपाय तो बहुत किए गए हैं, और
इसका जो देखिए वायरस है, मैंने पहले बताया आपको कि उसके लिए कोई ख़ास दवाएं नहीं उपलब्ध हैं। जो भी हम उपचार करते हैं वो दूसरे बीमारियों उसमें ना आए उसके लिए करते हैं। वायरस से बचना है तो हमें टीकाकरण करना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण आपके पास में कहते हैं ना कि बचाव उपचार से ज़्यादा अच्छा होता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ, तो आपके पास में इतना अच्छा टीका उपलब्ध है, सरकार उस टीका को बनाने में करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, तो वो टीका आपको लगाना है। टीकाकरण उसको कहते हैं ना, ये जो वायरस है ये 7 उपभेद उसके होते हैं। एक ए स्ट्रेन है, ओ सी, एशिया 1, सैट 1, सैट 2, सैट 3। जो ये सैट है ये साउथ अफ्रीका में होता है। तो हमारे जो एशियाई जो देश हैं उसमें ए, ओ, सी और एशिया 1 होता है। और 1980 में सी उपभेद को पे कंट्रोल पा लिया गया है। तो अब 3 उपभेद बच गए हमारे पास, ए, ओ और एशिया 1। उसमें भी ओ जो है ना वो सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो इन तीनों को मिला करके वैक्सीन तैयार किया जाता है। वैक्सीन जहां हम देंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी। तो वैक्सीन जो है वो सबसे अच्छा डॉक्टर साहब, यदि इस तरह की बीमारी, गंभीर बीमारी जो पशुओं में हो रही है, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही बहुत ही गंभीर है और चिंतित है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं चला रही हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में सितंबर में जो एक NADCP कहते हैं, नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, उसके तहत 13,000 करोड़ रुपए दिया कि आप जितने भी जानवर हमारे देश में हैं सबको खुरहा मुंहपका रोग का जो है वैक्सीनेशन करवाना है, टीकाकरण करवाना है। और वो 2 चरणों में कराना है, क्योंकि 6 महीने के अंतराल पे हमें टीकाकरण करवाना होता है। इसके साथ साथ हमें जो वायरस है वातावरण में उस पर भी अध्ययन किया जा रहा है। तो ये जो सबसे बड़ा इसमें है कि देखिए 2025 तक सारे जानवरों का टीकाकरण हो जाना है। ये एक पूर्णतः केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ये योजना है, जिसमें राज्य सरकार बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। हमारे यहाँ भी राज्य सरकार के जितने भी कर्मी हैं पशुपालन विभाग से जुड़े हुए, वो पूरे राज्य में जानवरों का टीकाकरण कर रहे हैं। और एक फ़ेज़ टीकाकरण का पूरा हो चुका है, फिर 6 महीने बाद दूसरा फेज़ का टीकाकरण होता है, वो भी होगा। तो अगर किसी मोहल्ले में, गांव में टीकाकरण नहीं हुआ है तो वो ज़रूर जिला पशुपालन पदाधिकारी को अगर आप वो एप्लीकेशन देते हैं तो आपके यहाँ आकर के भी मुफ्त में टीकाकरण कराया जाएगा। इस बात की जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों को होना चाहिए। तो ये अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो 2030 में पूरी तरह से FMD को या खुरा मुंहपका रोग को भारत से हटा देने का है। इसके लिए कृत संकल्प है हमारी भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी। लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, इतना आसान नहीं। इसमें जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है, लोगों का अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता कि हाँ मुझे वैक्सीनेशन करवाना है। अगर नहीं हुआ है तो आप ज़रूर जिला पशुपालन पदाधिकारी के पास जाकर के एप्लीकेशन दें, आपके यहाँ ज़रूर वैक्सीनेशन होगा। इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना चाहिए, इस मौका को आप ना जाने दे गंवाएं। डॉक्टर साहब, एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे तो हम लोग शुरू में चर्चा ये किए कि जिस पशु को खुरपका या मुंहपका बीमारी हो जाती है उसका करीब करीब दूध यदि 10 लीटर है तो सीधे हो सकता है 9 लीटर पर भी आ जाए और सूख भी सकता है। ऐसे स्थिति में यदि थोड़ा सा भी गाय दूध उत्पादन कर रही हो तो क्या ऐसे संक्रमित गाय का दूध सेवन करना चाहिए? देखिए ये जो रोग है खुरपका मुंहपका रोग, ये केवल जानवरों में होता है, वो भी विभाजित खुर वाले जानवरों में होता है। तो ये वायरस हमें हानि नहीं पहुंचाता है, मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है, इसीलिए उसके सेवन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और फिर भी हमारे भारतवर्ष में हम कच्चा दूध बहुत कम पीते हैं, उबाल करके पीते हैं। तो उबालने से कोई भी वायरस होने से वो खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाता है। तो किसान भाई बहनों, आज आपने पशुओं में होने वाले खुरपका और मुंहपका रोग के बारे में जाना और उसके निदान के बारे में भी जानकारी प्राप्त किया। हमें उम्मीद है कि यह निश्चित रूप से आपके लिए काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। और डॉक्टर MK गुप्ता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे झारखंड के पशुपालकों को, किसानों को बहुत ही विस्तार से और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जोहार।